क्या लाइफ ओके। तो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोगों का वो जो नया बैच अभी शुरू करने वाले थे लास्ट पर अभी परसों ही हमने शुरू किया था यार। तो अभी तो उसको थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 15 तारीख का तो अनाउंसमेंट हो गया है कि हमारा अभी ओ एच पी सी का अभी 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 मतलब एग्जाम है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उसको रहने दीजिए। जो कॉन्सेप्ट समझना है, जो फिर से कुछ रिवाइज करना है, उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए आप जो भी अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है, आप जो भी जितना प्रिपरेशन करना था उसने तो अभी आप लोगों ने तो कर ही लिए हैं। बस अभी फोकस करिए कि जितना एमसीक्यू हो सके उतना आप लगाइए, ठीक है कि नहीं। और उसके साथ जो रिवीजन क्लासेस जितना हम लोगों ने अभी मतलब करवाए थे, ठीक है कि नहीं। और बाकी जो पेंडिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं ट्राई करता हूँ उसको 3-4 दिन में इसको खत्म कर देने के लिए, ठीक है। वो भी मतलब टीएनई के लिए तो कुछ बाकी नहीं था, वही डीडीटी का कंट्रोल सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर जितना था उसको सब मैं मतलब कवर अप कर लूंगा 2-3 दिन में, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जितना है, जो कि मतलब अभी ट्रेंड कर रहा है, हर एक एग्जाम में आ रहा है, सब कुछ चुने हुए क्वेश्चन का मतलब बैंक बनाया गया है, ठीक है कि नहीं। ऑलरेडी ग्रुप में उसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड किया गया था। तो अभी उसी को ही खाली हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना होगा या फिर कुछ जैसा मेमोराइज करने वाला चीजें होगा तो वहां मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लेट नहीं करते हैं, शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने कि हर एक टॉपिक का 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं, 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके कुछ 120 से 130 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो आज उसको पूरा खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर चलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे हम लोग रात में, ठीक है। तो देखिए आज का सेशन का पहला क्लास, सॉरी हाँ पहला क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। बोला गया है कि फॉर ए गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीजेस देन व्हाट। इट मींस कि अगर कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपका बढ़ता है, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मल आप लोगों को पता है भाई, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो अगर एरिया आपका बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है रे, अब एक पर रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, है कि नहीं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि एक तो बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब है हमारे पास जिसका रेटिंग दिया गया है 100 वाट, ठीक है। और वो वाला जो बल्ब है अपना 10 घंटे के लिए जल रहा है, तब अपना कितना एनर्जी कंजप्शन हम लोगों को होगा। तो बताइए, बल्ब एक है हमारे पास, रेटिंग कितना है, 100 वाट का है, कितना घंटे के लिए जल रहा है, 10 घंटे के लिए जल रहा है। तो कि क्या आ जाएगा हमारे पास आज, 1000 वाट आवर आएगा, या फिर 1 किलोवाट आवर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो बी इसका बिल्कुल सही से आंसर है, ठीक है। जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको डालिए अपना मतलब आंसर। और बाकी जिसको कॉन्सेप्ट थोड़ा जिसको मतलब क्लियर नहीं है उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, बस रेफरेंस के लिए, ठीक है। इतना डीपली मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को अभी आगे सॉल्व करवाना है, ठीक है। अभी देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरा वाला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि हमारे पास दो बल्ब है हमारे पास, ठीक है, दो बल्ब है। एक है 400 वाट का और एक है 100 वाट का, और उसका जो वोल्टेज रेटिंग है दोनों का सेम है, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग मान लीजिए इसका V1 इक्वल टू V2, दोनों का अपना सेम है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है जो रेजिस्टेंस होगा किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, बस उसी का ही रेशियो हम लोग को पूछ रहा है। किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ऑब्वियसली बात है जो सबसे ज्यादा हमको वाटेज दे रहा है या फिर ज्यादा हमको पावर कंजप्शन दे रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। किसके मुताबिक, अपना 100 वाट के मुताबिक, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए नॉर्मल वाला बात है, जो वाटेज अगर आपको दे दिया है अभी कितना दिया है, 400/100 दिया है, रेशियो निकाल दीजिए, इसको क्या आ जाएगा 4/1
बस उसको अगर रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो उसका उल्टा कर लीजिए 1:4, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। 4 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि दो बल्ब हमारा सीरीजली कनेक्टेड है। दो बल्ब सीरीजली कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स कितना दिया है, 230 वोल्ट का, 40 वाट, 60 वाट, और ये है 230 वोल्ट का, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा वाला ग्लो करेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 40 वाट सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। कैसे, अगर यही आपको अगर मानना है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर डाल दीजिएगा, R = V²/P वाला फॉर्मूला यहाँ पर डालिए। अगर यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, 40 वाट के लिए अगर डालेंगे तो 230 बट्टे पी कितना है 40, ठीक है। इसमें कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसमें अगर आर निकालेंगे तो 230 बट्टे 60, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर काट कूट के अगर निकाल लेंगे, सबसे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका आएगा, 40 वाट का सबसे रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा और करंट जो होता है सीरीज सर्किट में आपका सेम होता है, ठीक है। तो I²R निकालेंगे तो 40 वाट में सबसे ज्यादा आपका एनर्जी कंजप्शन होगा, ठीक है। 5 नंबर वाला देखिए सिंपल सा आंसर है भाई। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछ रहा है, क्या है यूनिट आपका इलेक्ट्रिक करंट का, बिल्कुल है सी इसका करेक्ट आंसर है, एम्पियर, ठीक है। 6 नंबर वाले पे आते हैं। 6 नंबर पे पूछ रहा है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है आपको। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे आपको क्या स्टेटमेंट देता है, क्या देता है कि समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द जीरो, है कि नहीं। तो ये वाला जो सिंबल है ये समेशन वाला सिंबल है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है एकदम वन लाइनर वाला आंसर है, उसको बारे में मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही आपको बताते हुए जाऊंगा। जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट पता ना होगा या फिर जहां पर थोड़ा न्यूमेरिकल होके थोड़ा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। और जिसको कुछ ज्यादा जानना होगा भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग टाइप करवा दीजिएगा, सही है। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर वाला क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि इन ए सर्किट एन नंबर ऑफ द नोड्स है, ठीक है कि नहीं, तो कितना इंडिपेंडेंट नोडल इक्वेशन बनेगा। तो कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक तो आपके पास सर्किट है, ठीक है। ये वाला एक तो सर्किट है, कितना नोडल पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पर ये एक तो नोडल पॉइंट है, ठीक है। एक नोडल पॉइंट, दूसरा नोडल पॉइंट, है कि नहीं। और तीसरा बनेगा, इसके बीच में बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये तो एक ही हुआ। तो दो नोडल पॉइंट हम लोग को मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि ये वाला सर्किट से हम लोग को कितना नोडल इक्वेशन मिल पाएगा। इक्वेशन जो हम लोग को मिले भी हम लोग को मिल पाएगा, एक ही इक्वेशन हम लोग को मिल पाएगा, ठीक है कि नहीं। इसीलिए जितना हमको नोड दिखेगा उसमें से बस एक को माइनस करवाइए, तब जाके एक इक्वेशन यहाँ पर बनेगा। तो कहने का मतलब यही है कि तो करेक्ट आंसर है इसका डी, इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। 8 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, थियोरटिकल वाला क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कौन सा थ्योरम को हम लोग बोलते हैं कि डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम को हम लोग बोलते हैं डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला, याद कर लीजिएगा। नॉर्टन थ्योरम को हम लोग बोलते हैं डुअल ऑफ थेवेनिन थ्योरम। नॉर्टन पे हम लोग आयन कैसे निकालते हैं, करंट कैसा निकालते हैं, और जो देखिए नॉर्टन थ्योरम नॉर्मली हम लोग करंट निकालने के लिए निकालते हैं, बस आपको थोड़ा याद दिलवा दे रहा हूँ, ठीक है। और थेवेनिन्स थ्योरम जो होता है वहां पर हम लोग वीटीएच वगैरह निकालते हैं, राइट। और सुपरपोजिशन थ्योरम, ये तो सबको पता है कि एक सोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, एक इक्वेशन निकालते हैं, फिर दूसरे वाला सोर्स होता है। कहने का मतलब यही है कि जहां से एक वोल्टेज सोर्स से ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं, एक वोल्टेज सोर्स से ज्यादा होगा, वहां पर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और नॉर्टन थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हैं, जहां पर हम लोग को
आईएन बस सेकेंडरी साइड जिस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमको करंट निकालना होगा उसको शॉर्ट सर्किट वगैरह करिए, फिर आप यहाँ पर आईएन करंट वगैरह निकालिए। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो बताते हैं उसके बारे में ज्यादा। 9 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि जो केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, उसका फास्ट लॉ किसी से मिला है। किससे मिला है मतलब कि जो फास्ट लॉ होता है वो होता है अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे। केसीएल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज होता है, और जो केवीएल होता है ये कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी होता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ केवीएल वाला भी याद रखिएगा हमेशा। केवीएल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी होता है। 10 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि द मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर थ्योरम कैन बी अप्लाइड ऑन व्हिच सर्किट। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? नाइदर एसी नॉर डीसी सर्किट। अभी किसका बता रहे हैं आप? पहले वाला का बता रहे थे क्या? एनी आइडिया? मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर थ्योरम क्या होता है? जो हम लोग निकालते हैं VTH बाई 4 RTH करके निकालते हैं ना वहां पे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर थ्योरम। तो वहां पे जो ये बोथ एसी एंड डीसी सर्किट के लिए अप्लाइड है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। 11 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के लिए कौन सा लॉ से हम लोग इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं? कौन सा फॉर्मूला से? फैराडेस लॉ से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कैसे? सबको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक है, बस यही से ही हम लोग निकल, अभी हम लोग को क्या इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला निकल के आता है। इंडक्टेंस क्या होता है? दो सडन चेंज इन करंट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइमिंग। ठीक है कि नहीं? एक सडन टाइमिंग के लिए जो करंट का चेंजिंग होता है उसी को ही तो हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। तो यानी कि माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना हमारे पास। तो ये होता है फैराडेस लॉ। लॉ से ही ये इंस्पायर्ड होके ये वाला फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि हम एक मैग्नेटिक मटेरियल का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी के लिए अपना मैग्नेटिक फ्लक्स उस कंपोनेंट में एस्टेब्लिश कर सकता है, यानी कि फ्लो हो सकता है। कौन सा प्रॉपर्टी के लिए? मैग्नेटिक मटेरियल का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी के लिए अपना मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें फ्लो हो सकता है? एक ही तो है। जैसा इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो इसीलिए अपना मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होने के लिए क्या होगा, परमियाबिलिटी। ठीक है, 13 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि BH कर्व फॉर which material will be passing through the straight line। ठीक है कि नहीं? तो ओरिजिन से एकदम स्ट्रेट लाइन होके ये फ्लो करेगा। किसके लिए होगा? सबको पता है BH कर्व जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है सबके लिए। किसके लिए? AR के लिए होता है। ठीक है, 14 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि एक कॉइल कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज एन। तो मतलब जब एक कॉइल होता है हमारे पास, मान लीजिए एक तो कॉइल है हमारे पास, जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, जब इसके अंदर करंट फ्ली होगा, तब ये एज ए एक्ट करेगा एज ए मैग्नेट टाइप का। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें अंदर अपना फ्लो होगा, जैसा अभी क्या मतलब यहाँ पर इंडक्टेंस वाला प्रॉपर्टी भी इस पे जनरेटिंग होगा, तब चारों ओर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग होगा। ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसीलिए बोलते हैं ना करंट जो होता है किसी को खींच लेता है अपने पास हमेशा। ठीक है, तो वही मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी यहीं पर आ जाता है। 15 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। और एक बार यहाँ पर
चलिए आगे बताते हैं। 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, वेबर होता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। टेस्ला किसका यूनिट होता है, टेस्ला हमेशा याद रखिएगा ये होता है अपना फील्ड डेंसिटी का, ए भी क्या ऐसा यूनिट। अगर आपको पूछता सीजीएस यूनिट, चलिए आगे बता देते हैं आपको, ठीक है। 16 नंबर वाला देखिए, 16 नंबर पे क्या बता रहा है आपको कि फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियल द हिस्टैरिसीस लूप इज इन डैश फंक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब ये है कि फेरो इलेक्ट्रिक मेटेरियल में जो हिस्टैरिसीस लूप बनेगा आपका, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाइड करिएगा तो कैसे बनेगा, नॉन लीनियर बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, लीनियर बनेगा, कैसे बनेगा वो वाला, ठीक है। उससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी यहाँ पर दे देता हूँ, याद आपको दिलवा देता हूँ भाई। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद एक होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। यही तो तीन प्रजाति के मटेरियल हम लोग देखते थे, है कि नहीं। जो इस पे जो लूप का शेप बनेगा, यहाँ पर लूप शेप लिख दे रहा हूँ। शॉर्ट मैग्नेटिक में जो आपका लूप का शेप बनेगा कैसे, नैरो बनेगा और छोटा बनेगा। हार्ड मैग्नेटिक में कैसा बनेगा, वाइड बनेगा और काफी थोड़ा सा फ्लैट टाइप का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इसका जो प्रॉपर्टी तो सबको पता है, जो सॉफ्ट मैग्नेटिविटी का क्या होता है, लो रिटेंटिविटी होता है, उसके साथ लो कोरेसिव फोर्स होता है। और हार्ड का क्या होता है, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिव फोर्स होता है। कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट वाले को हम लोग ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है कि नहीं, मोटर में इस्तेमाल करते हैं इस सब सर्किट में। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट मैग्नेट पे। फेरो मैग्नेटिक का हम लूप का शेप कैसा रहता है, हमेशा याद रखिएगा, ये अपना नॉन लीनियर शेप का होता है। कैसा होता है, नॉन लीनियर शेप का होता है, ठीक है। ये होता है नॉन लीनियर शेप का। एग्जाम्पल क्या क्या है इस सबको पता है आपको, आयरन होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। ये सब आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है कि नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर कौन सा फील्ड जनरेटिंग होता है, कौन सा फील्ड जनरेटिंग होता है। ऑब्वियसली बात है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है कि नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके चारों ओर जो फील्ड जनरेटिंग होगा वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जनरेटिंग होगा, ठीक है। अगर अगर वहां पर अगर मूविंग वाला चार्ज होता आपका, ठीक है कि नहीं, यानी कि इंडक्टेंस वाला अगर जहां पर प्रॉपर्टी दिया भी आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर याद रखिएगा आपको हमेशा भी मैग्नेटिक फील्ड ही देखने को मिलेगा, या फिर जहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह होगा वहां पर खाली नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड ही देखने को मिलेगा। ये आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी काफी जबरदस्त तरीके से भी पढ़े होंगे, ठीक है। 18 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, एमएमएफ का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी कि एमएमएफ। एमएमएफ का क्या यूनिट होता है, अगर एमएमएफ का यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है कि नहीं। और आपका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, नहीं होता है यार, यार ऐसे नहीं निकलेगा। एमएमएफ यहाँ पर निकालेंगे तो हो जाएगा एम्पियर टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको बताएंगे तो यहाँ पर तो एमएमएफ का एम्पियर टर्न जो होता है ये होता है एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, गिलबर्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो अच्छे से लिख देता हूँ नहीं तो यहाँ पे
ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, चार चीजों का हमेशा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक होता है एमएमएफ का। एमएमएफ का एसआई यूनिट आप सबको यहाँ पर पता चल गया, एम्पियर टर्न होता है। सीजीएस यूनिट जो होता है गिलबर्ट होता है, ठीक है। और उसके साथ फ्लक्स तो अभी हम लोगों ने देख के आया, क्या क्या था, वेबर था एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट अगर पूछता तो होता मैक्सवेल होता, ठीक है। और उसके साथ आपका होता है फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, फील्ड इंटेंसिटी का क्या था, एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है। एम्पियर टर्न पर मीटर होता है उसका एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट जो होता है ओरेस्टेड होता है, ठीक है। और फील्ड डेंसिटी तो सबको मालूम ही होगा। फील्ड डेंसिटी का क्या होता है यूनिट, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। डेंसिटी का क्या यूनिट होता है, टेस्ला होता है। और सीजीएस यूनिट उसका क्या होता है, गॉस होता है, ठीक है। हुआ भाई क्लियर सबको? चारों यूनिट मुंह पे रख के जाइएगा हमेशा, और खास करके ये गिलबर्ट और ओरेस्टेड, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछता है यही वाला सवाल, ठीक है। एक मिनट यार, बस तो हुआ भाई सबको क्लियर भाई, ठीक है। और बाकी जितना हम लोगों ने एमसीक्यू में तो काफी अच्छे से ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। आई होप कि सबको ये सब चीजें याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में अपना होता है करंट और रेजिस्टेंस होता है, सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, करंट जैसा होता है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है, और रेजिस्टेंस जैसा क्या होता है अपना रिलक्टेंस होता है, ठीक है। ये भी क्या इजी सा सवाल है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। 20 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डैश इफ द सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, किसी को आइडिया क्या पूछ रहा है हम लोगों को? एक तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला सबको पता रहना चाहिए कि जो फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस फाई होता है। बी ए कॉस फाई होता है, ठीक है। तो बी यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है। ए जो होता है ये सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है आपको, जो एरिया है आपका ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री होता है, तो बी ए कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 का वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो उसी के साथ कुछ भी आपका डेंसिटी हो एरिया हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फाई आपका जीरो निकल के आ जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। हुआ भाई, बात सबको समझ में आया कैसे निकला जीरो? सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फंडामेंटल यूज करिए, आराम से इसको सॉल्व करते हुए आगे चलिए, ठीक है। 21 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला पूछ रहा है। पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, पावर फैक्टर वाला ट्रायंगल तो सबको पता ही होगा, है कि नहीं। तो ट्रायंगल हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। जो होता है ट्रू पावर बाई अपरेंट पावर होता है, यानी कि किलोवाट बाई केवीए से भी हम लोग निकाल सकते हैं, पी बाई वी आई से भी निकाल सकते हैं। पी क्या होता है आपका, पावर होता है, यानी कि ट्रू पावर को ये बता रहा है। वी आई क्या होता है, अपरेंट पावर को ये बता रहा है कि नहीं। और आर बाई जेड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जिससे नहीं निकाल सकते हैं, वोल्टेज बाय करंट से खाली आपका रेजिस्टेंस निकलता है, ना कि पावर फैक्टर निकलता है। तो डी इनमें से सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो पावर फैक्टर का वो जो तीन
तीन फॉर्मूला है जो इसमें हमेशा याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, आप लोग को तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दे दीजिएगा और आपको पूछिएगा कि वहां पर पावर फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। वहां ये मत आप सोचिएगा कि किलोवाट केवीए कुछ तो रेटिंग वगैरह दिया नहीं, तो बहुत सा मतलब टॉप क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है। तो ये वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ द 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वेव फ्रॉम, ठीक है कि नहीं। तो वेव फ्रॉम यानी कि कंप्लीट वेव फ्रॉम आप लोग को दे दिया है, कोई हाफ वगैरह तो यहाँ पर बोला नहीं है। तो सबको पता है एक फुल वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है। और बाकी अगर आपको हाफ वेव पूछता, हाफ वेव का कितना होता है, 1.57 होता है, ठीक है। तो 1.57 तो है नहीं, तो इतना कंफ्यूजन भी नहीं होना है वहां पर। तो 1.11 आंख लगा के लगा दीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 23 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि डैश वायर इज द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय सिंगल और बेसिक इंसुलेशन बट हैज द सेम प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज एज अ डबल इंसुलेशन, ठीक है। ये कहाँ से काला क्वेश्चन लाता है यार। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर डबल इंसुलेशन वाला प्रॉपर्टी पूछ रहा है, ठीक है। डबल इंसुलेशन वाला प्रॉपर्टी यानी कि जिसपे होता है आपका रेनफोर्स्ड मतलब इंसुलेशन होता है। रेनफोर्स्ड का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको एक बार बताया था। पीसीसी आरसीसी वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगाएंगे कि आराम से यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, पीसीसी में क्या होता है, पूरा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, ठीक है, राइट। बस सीमेंट होता है जो आपका चिप्स वगैरह होता है उसको डाल के बस वो कर देता है। आरसीसी में क्या होता है, कंक्रीट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके अंदर वो क्या करता है, लोहा का जो बार होता है, ठीक है, उस पे सब इस्तेमाल होता है, ठीक है। लोहे का बार उसमें इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। जिससे क्या होता है, डबल प्रोटेक्शन मिला, यानी कि कंक्रीट ज्यादा मजबूत होना। बस वही वाला चीज है इस जगह पे, ठीक है। डबल डबल इंसुलेशन के लिए हम लोग रेनफोर्स्ड इंसुलेशन का इस्तेमाल करेंगे, हुआ भाई। 24 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि which of the following value of the complex current wave is equal to the square root of sum of the square of RMS value of the individual component, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है देखिए, ये कॉम्प्लेक्स करंट वेव इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी कि कॉम्प्लेक्स करंट आई एस इक्वल टू क्या पूछ रहा है हम लोग को, स्क्वायर रूट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट यानी कि आप उस पर डीसी करंट ले लीजिए या फिर आप नहीं, आरएमएस पूछा है ना, सॉरी, आई एसी ले लीजिए या फिर आई आरएमएस का स्क्वायर ले लीजिए, जितना आप लोग को दे सकता है, ठीक है। I1 I2, ठीक है, जितना स्क्वायर आप करेंगे तो अंत में हम लोग को क्या निकल के आएगा, वो उसका रूट ओवर को अगर अभी माइनस करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट ओवर कट जाएगा, आपको काट काट कूट के आरएमएस वैल्यू ही निकल के आएगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। हुआ भाई, समझ में आपको आया कुछ। इंडिविजुअल कंपोनेंट यानी कि एक सर्किट में आपका जितना करंट होता है, ठीक है कि नहीं, मेनली करंट कंपोनेंट ही होता है, ठीक है। करंट कंपोनेंट जितना होता है I1 I2 I3, उस सबका स्क्वायर करके रूट ओवर करते हैं हम लोग। तो जब वैल्यू निकल के आता है वो एक तो आरएमएस वैल्यू ही निकल के आएगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 वाला देखिए पूछ रहा है कि डैश पावर इज द वेक्टर सम ऑफ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर एंड मेजर इन वोल्ट एम्पियर। तो बताइए भाई, किसका यूनिट होता है वोल्ट वोल्ट एम्पियर, सबको पता है भाई। वोल्ट एम्पियर किसका यूनिट होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ के आया, एमवीए केवीए, यानी कि ये होता है अपना अपरेंट पावर होता है, ठीक है। और अगर ट्रू पावर और रियल पावर का क्या यूनिट होता है, किलोवाट होता है। रेजिस्टिव पावर क्या होता है अपना, ये भी वही किलोवाट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट एम्पियर जो होता है यानी कि एमवीए होता है केवीए होता है, वो अपना अपरेंट पावर होता है, राइट। नीचे क्या होता है अपने पास, एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है अपने पास,
रिएक्टिव पावर होता है, फिर यहाँ से निकल के आएगा अपना अपरेंट पावर। ठीक है, पावर ट्रायंगल भी हमेशा दिमाग में सेटअप करके रखिएगा जरूर। ठीक है, पूछ लेता है कि अभी कार्नर जो होता है किसके लिए होता है, अपरेंट पावर के लिए होता है, रिएक्टिव पावर के लिए होता है। ठीक है, पावर ट्रायंगल भी दिमाग में जरूर बिठा के रखिएगा ये वाला चीज। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछ रहा है हम लोग को, द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तब कैसा रहेगा सर्किट। ठीक है, एक यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा। अगर किसी को सीरीज आरएलसी पैरेलल आरएलसी अगर नहीं समझ में आया था या फिर नहीं पढ़े हैं, बस यही एक ही चीजें दिमाग में सेटअप करके जाइए। सीरीज आर अभी अभी सीरीज आरएलसी में क्या होता है, सीरीज आरएलसी में आपका एक्सी जो होता है एक्सएल से ज्यादा होता है, पैरेलल आरएलसी में क्या होता है, एक्सएल ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सी ज्यादा है यानी कि यहाँ पर आपका सर्किट जो होता है कैपेसिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इंडक्टेंस ज्यादा है बोल के यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इंडक्टिव मिलेगा। तो कैपेसिटिव है तो फिर क्या हो जाएगा आपका, आई लीड करेगा वोल्टेज से, इंडक्टिव यानी कि आई आपका लैग करेगा वोल्टेज से। ठीक है, इतना बात दिमाग में सेटअप करके रखिए। और बाकी अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या पूछा है, बस आप सीरीज का खाली याद करिए। ठीक है, पैरेलल को अपने आप उसका बस खाली ऑपोजिट वाला याद कर लीजिएगा। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन हुआ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, उसको हम लोग कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। ठीक है, सीरीज के लिए याद कर लीजिए और पैरेलल में बस उसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, दोनों याद करना जरूरी नहीं है, बस एक ही को याद कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए एक ही वाला आपको लिख दिया। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, सीरीज सर्किट जो है आपका एज ए कैपेसिटिव परफॉर्म करता है। ठीक है, और उसका ऑपोजिट जो होता है इंडक्टिव तो आ जाएगा अपने आप। हुआ भाई तसल्ली। ठीक है, ये दिया ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बताइए क्या होगा, बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ द करंट एट रिजोनेंस कंडीशन। आ गया भाई, बार बार आपको समझाए थे। The value of the current at resonance in series RLC circuit is affected by the value of, ठीक है, RLC। ठीक है, किससे अफेक्टेड होगा, रिजोनेंस सर्किट में। रिजोनेंस सर्किट का क्या मतलब, कंडीशन क्या होता है आपका, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। ठीक है, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर का कुछ भी काम नहीं बचा। जो भी अफेक्टेड होगा, जो भी आपका पावर फैक्टर निकल के आएगा या फिर जो भी उसमें फंक्शन करेगा, बस रेजिस्टेंस ही करेगा। ठीक है, तो ये इसका खाली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रिजोनेंस वाला कंडीशन हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, इसीलिए वहां पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कुछ भी काम नहीं बचा। जो भी काम करेगा खाली आपका रेजिस्टेंस ही काम करेगा। 28 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, आरएल सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर कैसा होता है। आर का पता है सबको, यूनिटी होता है पावर फैक्टर, राइट। और इंडक्टर का कैसा रहता है, हमेशा लैगिंग रहता है। ठीक है, हमेशा लैगिंग होता है। तो आरएल सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर कैसे होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। 29 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आरएलसी सर्किट में अगर लीडिंग कर रहा है हमारा, अगर लीडिंग कर रहा है यानी कि क्या होगा, सर्किट आपका कैपेसिटिव होगा, यानी कि यहाँ पर डोमिनेंट क्या होगा, काफी कैपेसिटिव होगा आपका। तो वहां पर एक्सी जो होगा आपका एक्सएल से सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, हुआ भाई बात सबको समझ में, लीडिंग लैगिंग में बार बार कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, दिमाग में सेटअप करवा लीजिए कि लीडिंग यानी कि कैपेसिटिव और लैगिंग यानी कि इंडक्टिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बार बार पढ़ा ही चुके। ठीक है, और बाकी ये देखिए इम्पल्स इम्पल्स रेस्पॉन्स जो होता है आपका आरएल सर्किट में कैसा रहता है, कैसा रहता है भाई,
याद करने वाला चीजें हैं, ठीक है कि नहीं। अभी इसको डायग्राम करके समझाने के लिए टाइम नहीं है, बस बी इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे रहता है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट है। 31 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, यानी कि कुछ कचरा जब हम लोग उस पर ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। जाना माना ये वाला क्वेश्चन है। 32 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 32 में पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, होल होता है उसका मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर क्या होता है, ये इमोबाइल इलेक्ट्रॉन। इमोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन कभी मूवमेंट नहीं करवा सकता है, ठीक है। इमोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। पी में क्या होता है, होल के साथ इमोबाइल इलेक्ट्रॉन रहता है, और एन टाइप में आपका मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके साथ इमोबाइल होल रहता है, ठीक है। दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए भाई इसको। 33 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इम्प्योरिटी जब हम ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तब आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का यानी कि इसमें कौन सा हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। हम आपको बताए थे कि पेंटावेलेंट पी टाइप यानी कि उस पे हमेशा उल्टा ही जुड़ा जाएगा, ठीक है। पी टाइप यानी कि उस पे ट्राइवेलेंट जुड़ा जाएगा। ये मतलब एन टाइप होगा तो वहां पर क्या जुड़ा जाएगा, आपका पेंटावेलेंट ज्वाइन कर देगा, ठीक है। क्या जुड़ा जाएगा आपका, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सारा आपका इसमें जुड़ा जाएगा। पेंटावेलेंट का क्या आपको फॉर्मूला बताए थे, बाप सिखाए थे ना आपको, ठीक है। तो बाप का फॉर्मूला क्या क्या था अपने पास, बिस्मथ था, किसी एक को याद रखना पड़ेगा भाई आपको, आर्सेनिक था, और क्या था, एंटीमोनी था, पी फॉर क्या था आपका, फास्फोरस था, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ऐड करेंगे हम लोग, सी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। पेंटावेलेंट का ये चारों प्रॉपर्टी दिमाग में रख के जाइए हमेशा। और इस पे क्या पूछ रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा बचता है, ठीक है कि नहीं, पी यानी कि फास्फोरस, फास्फोरस मटेरियल के लिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा बचता है, और सिलिकॉन के लिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हमारा रहता है, ठीक है। फास्फोरस हमारा क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है या फिर ट्राइवेलेंट होता है, यहीं पर तो हम लोगों ने लिखा अभी, फास्फोरस फास्फोरस क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है, यानी कि वैलेंस शेल में जो होता है उसका 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। और सिलिकॉन जो है आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि उसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 35 नंबर वाला देखिए, जल्दी जल्दी करवाते हैं भाई। Which of the following is the trivalent element, ठीक है कि नहीं। ट्राइवेलेंट एलिमेंट का क्या एग्जांपल होता है अपने पास, बैगन आलू गाजर इन ठेला, ठीक है। बैगन आलू गाजर इन ठेला। बी से क्या आ जाएगा आपका, बोरॉन आ जाएगा। आलू से क्या आ जाएगा आपका, एल्यूमिनियम आ जाएगा। गाजर से आपका क्या आ जाएगा, गालियम आ जाएगा, ठीक है। और इन से क्या आ जाएगा, इंडियम। ठी से क्या आ जाएगा आपका, थोरियम आ जाएगा। देखिए सब कुछ तो है आपका, बोरॉन हीलियम मांगियम है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फॉर्मूला किसी एक का हमेशा दिमाग में सेटअप करके जाइएगा, ठीक है, सो दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है भाई, डीटी के लिए।
इसमें पूछ रहा है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पर बाइनरी नंबर दिया है आपको, 2 दिया है, तो उसका क्या निकालना है आपको, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। यानी कि अगर बस इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करिएगा, 1 × 2⁻⁻1 प्लस 0 × 2⁻², प्लस के 1 × 2⁻3, 0 × 2⁻4, सॉरी यार मैं कहा इसको इंटू क्यों कर रहा हूँ, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 है ना, 1 × 2⁻⁻5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2⁻- निकालेंगे तो 0.5, ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0, 2⁻³ अगर निकाल के आएंगे तो 2/3, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.125, ये तो 0 है। उसके साथ 1 × 2⁻⁻5 अगर सॉल्व करेंगे तो 0.3125, सबको मिला लीजिए, लास्ट में आपको आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 0.65625, ठीक है। बस आपको मल्टीप्लाई करने वाला चीजें आप लोगों के लिए दिमाग में एकदम सेटअप करके रहना चाहिए, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1 मिनट में बस होल्ड करवाइएगा। आया भाई, सबको डिस्प्ले हो रहा है क्या, चलिए बिल्कुल सही, ठीक है। 37 पे क्या पूछ रहा है आपको, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल कहाँ इस्तेमाल करते हैं जनरली हम लोग, जो घर के आगे आप लोग देखिएगा, अभी जो होल वगैरह करके हम लोग टेलीफोनिक लाइन के लिए हम लोग नॉर्मली उसको इस्तेमाल करते हैं। और जनरली क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है आपका, पीएलसी कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है ये, ठीक है। तो उसके अंदर जो केबल होता है वो आपका कॉपर मटेरियल से बना होता है, ठीक है, बी कॉपर मटेरियल से। 38 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, आइडियल ऑप एम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ रहा है, ठीक है। अभी शायद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास में भी मैंने आपको बताया था आपको ये वाला चीजें, ठीक है। इसमें क्या बताया था आपको कि आइडियल ऑप एम्प में 3 चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। उसका सब इंफिनिटी है, बस 3 चीज उसका जीरो है। क्या क्या जीरो है आपका, एक है आपका उसका आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस यानी कि R0 जीरो होता है उसका। और बाकी एक होता है आपका ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, जब आपका सर्किट थोड़ा ऑन, जब आपका ऑन अभी ऑन ऑफ होता है, ठीक है कि नहीं, ऑन ऑफ तो नहीं आप बोल सकते उस जगह पे, यानी कि जब आपका सर्किट ऑफ हो जाता है उसी टाइम का जो आपको वोल्टेज रिएक्टेबल करके वो देता है, उसी को हम लोग ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो भी इंफिनिटी जो होता है आपके पास, ये भी आपका जीरो होता है। हाँ, और एक था आपके पास ऑफसेट वोल्टेज भी था और ऑफसेट करंट, ठीक है, 2 चीजें आपका जीरो था, ठीक है। तीसरा क्या आता है आपका, पीएसएसआर। पीएसएसआर क्या होता है आपका, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होता है, ठीक है।
रिजेक्शन रेशियो होता है, PSRR होता है। ठीक है, ये भी आपका 0 होता है। बाकी सब उसमें जितना आपका है बैंडविड्थ आप ले लो, या फिर स्लीव रेट होता है, CMMR होता है, ठीक है, वो सारा आपका इन भी क्या होता है, इन भी आपका इन्फिनिटी होता है। जैसा यहाँ पर क्या दिया है आपका, ये होता है आपका इनपुट, ये होता है आपका इनपुट इम्पीडेंस होता है। ये आपका दिया है ओवरऑल गेन दिया है, ठीक है, ओवरऑल गेन भी आपका वहां पर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, हुआ भाई, बात सबको समझ में आया? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर वाला देखिए, ये सबसे बेहतरीन वाला डायग्राम है भाई। बस उसमें आप जिसको ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता, कुछ यहाँ पर आप याद मत रखिए, बस डायग्राम को आप लोग रट लीजिए, ठीक है कि नहीं, रट लीजिए आप लोग। ये होता है आपका स्केमिक ट्रिगर का एक तो डायग्राम होता है, ठीक है। ये सर्किट काफी बार पूछा जाता है, बस आप एक बार इसको दिमाग में बस आप चिपका दीजिए, ठीक है। 40 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको। 40 नंबर पे आपको पूछ रहा है कि जो ASCI का स्कीम में हम लोग कितना बीट्स इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट 128 डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है। इसमें बार बार हम लोग कंफ्यूजन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है B होता है, ठीक है। 7 कैरेक्टर्स हम लोग इस्तेमाल, सॉरी 7 बीट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम लोग वहां पर 8 नहीं तो 16 लगा के आ जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है B होता है, ठीक है, 7 बीट्स। 41 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। मॉसफेट को हम लोग और भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। मॉसफेट नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल होता है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर होता है, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर होता है, ठीक है। हाँ, और भी आपको इन तो बता देता हूँ भाई। मोस्फेट होता है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर होता है, और भी हम लोग जो FET होता है, FET का ये तो वंशज है, ठीक है कि नहीं, यानी कि उसका एक बारी से आप मान के चल सकते हैं। ये आपका वोल्टेज कंट्रोल वाला इक्विपमेंट है। और होता है BJT, ठीक है, BJT जो होता है ये आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। दो चीजें हमेशा सेटअप करके रखिएगा माइंड में। अब इसको क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ द डीकपलिंग ऑफ द कैरियर वेव एंड द सिग्नल वेव। डीमॉड्यूलिंग ऑफ द सिग्नल, यानी कि सिग्नल वेव और कैरियर वेव को जब हम लोग दोनों को डीकपलिंग करते हैं, यानी कि अलग करते हैं, वो वाला प्रोसेस को हम लोग डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। जब आप रेडियो वगैरह सुन रहे होंगे, जो रिसीवर से आपको रिसीविंग हो रहा है, जो आवाज आप लोग सुन रहे हैं, वो डीमॉड्यूलेशन होके आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कैरियर वेव और सिग्नल वेव दोनों को अलग करवाते हैं। 43 देखिए क्या पूछ रहा है, इस चारों में से कौन सा एक तो बेसिक कंपोनेंट नहीं है ट्रांसमीटर का। कौन सा नहीं है, एंटीना होगा, रिसीवर नहीं है, ठीक है, रिसीवर उसका कंपोनेंट नहीं है। बाकी मॉड्यूलेटर होता है, मैसेज सिग्नल जनरेटर, ये सारा आपका ट्रांसमीटर का पार्ट। रिसीवर जो होता है ये तो अलग सा बॉडी है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये फ्रॉम है, ये टू है, ठीक है, टू में आपका रिसीवर आ जाएगा। ये फ्रॉम वाले में जितना होता है ये सब उसका कंपोनेंट है। रिसीवर के पार्ट में वो सब अलग वाला उसमें इक्विपमेंट लगता है, ठीक है। 44 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई इंटीग्रेटेड विद स्विचिंग रेगुलेटर फॉर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल पावर एफिशिएंटली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विद डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड, यानी कि उस पे एक प्रकार का फंक्शन नहीं, कई प्रकार का उसके अंदर फंक्शन होता है। वो रेगुलेटिंग भी कर सकता है, और जितना कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को चाहिए, यानी कि हम लोग को रेगुलेटिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है, उसके साथ ही साथ जितना पावर हम लोग, सॉरी यहाँ पर क्या दिया है, पावर सप्लाई दिया है ना, तो पावर सप्लाई में जितना वोल्टेज हम लोग को वेरी करना चाहिए वो भी हम लोग को मिलना चाहिए, उसके साथ गुड रेगुलेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये सारा चीजें जब आपके पास आने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं SMPS वाला मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। स्विच मोड पावर सप्लाई होता है।
एसएमपीएस मॉड्यूल क्या होता है? नॉर्मली अगर एग्जांपल देखें आप तो नॉर्मल अभी जितना नया बैटरी चार्जर आ रहा है, जितना सब स्टेशन में इस्तेमाल हो रहा है, वो अभी क्या होता है, एसएमपीएस बेस्ड वाला होता है। एसएमपीएस बेस्ड वाला क्या होता है, उस पे हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, एसएमपीएस सीधा लगा देते हैं। ठीक है, वो एसएमपीएस क्या करता है, सिंगल फेज सप्लाई होता है, थ्री फेज सप्लाई होता है, उसको अंदर लेता है, फिर आप लोग का आउटपुट में जितना डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके साथ अगर वोल्टेज कम नीचे होता है उसको रेगुलेटिंग भी वो करके देता है हम लोग। और एक एसएमपीएस मॉड्यूल फॉल्टी हो गया, दूसरा वाला होता है वो भी अपने आप चालू हो जाता है। मतलब एक तो स्मार्ट डिवाइस है। ठीक है, 45 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा यूनिट होता है जो एसी मेन सप्लाई को डीसी को कन्वर्टिंग करता है? कौन सा होता है भाई? सबको पता है, एसी टू डीसी कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर तो कन्वर्सन करता है। नहीं, ये आपका वाला नहीं भाई, देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ये डीसी के लिए है। ठीक है, और आपका मतलब देखिए पांच पांच क्वेश्चन है ना, मिला के हम सब क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद तो आ जाएगा अलग से चार चैप्टर। अब मैं देखिए मेजरिंग वाला आ गया। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल सिस्टम, ये सारा डीईटी का सिलेबस में। 46 में क्या है आपके पास, वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल इज मेजर, क्या मेजर करता है आपका? आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। ठीक है, थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। 47 नंबर वाला देखिए, पूछ रहा है कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है? एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट सबको पता है, ये आपका एसी एंड डीसी बोथ मेजर करता है। खाली डीसी कौन मेजर करता है? पीएमएमएम से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है। और कौन करता है आपका रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये आपका डीसी मेजर करता है। एसी कौन करता है आपका? इंडक्शन टाइप का जितना ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी वो वाला जो टेबल होगा सबके बुक में, उसको एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इस पे क्या बोल रहा है आपको, 3 वाट मीटर मेथड से हम लोग कौन सा पावर को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं? 3 वाट मीटर से याद रखिएगा हम लोग एक फॉर्मूला है। ठीक है कि नहीं, मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि हमारे पास 4 टर्मिनल है। ठीक है कि नहीं, या फिर 4 फेज है, 4 टर्मिनल है। ठीक है, तो 4 टर्मिनल के लिए अगर आपको पूछेगा तो उस जगह पे कितना हम लोग वाट मीटर लगवाए? ठीक है कि नहीं, या फिर मान लीजिए कि 3 फेज है, 4 टर्मिनल को याद मान लीजिए 3 फेज है हमारे पास। ठीक है, मिनिमम कितना वाट मीटर लगाएंगे तो वहां पर हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जितना आप लोग को दिया होगा उस जगह पे n-1 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। ठीक है, अगर 3 वाट मीटर मेथड दिया है तो वहां पर हम लोग 3 फेज प्लस न्यूट्रल, ठीक है, इस सभी का हम लोग पावर को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है आपका बालांस सर्किट का भी हम लोग कितना कुछ पावर ले रहा है हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, सॉरी मैं सब हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और अभी अभी हम लोग को अनबैलेंस सर्किट के लिए उसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसके साथ अभी हमारे पास क्या न्यूट्रल होता है, अभी हमारे पास न्यूट्रल होगा तो फेज टू न्यूट्रल यानी कि फेज वोल्टेज इच फेज का हम लोग निकाल पाएंगे, जिससे हम लोग को अनबैलेंस सर्किट का करंट और पावर भी हम लोग को मिल पाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बस जितना जो पढ़ा होगा, जितना जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा, बस वही सब इसको अटेंड कर लेगा। उसके बाद पूछ रहा है कि द स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इम्प्लाइज, यानी कि स्टैटिक एरर बैंड क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, एरर यानी कि क्या, कोई डिफरेंस आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एरर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर एरर आपको इंट्रोड्यूस टू द लो बेरिंग, नहीं ये तो नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टैटिक एरर जो होता है आपका मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस आएगा, यानी कि मान लीजिए जो ट्रू वैल्यू होगा आपका 2.0 होगा। ठीक है, मेजर वैल्यू यानी कि हम लोगों ने जो मल्टीमीटर से हम लोग मेजरमेंट किए वो 2 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन मैं भी मेजरमेंट करके कितना दिया, 1.5 एम्पियर दिया। तो 0.55 एम्पियर का तो घाटा हम लोग को देखने को मिला, हम उसी हिसाब से कैलकुलेशन किए सर्किट में। तो ये जो 0.5 एम्पियर का डिफरेंस आया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एरर हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
50 नंबर वाला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि एम आई टाइप हम लोग इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा एरर देखने को मिलता है। कौन सा एरर देखने को मिलेगा। एम आई टाइप सबको पता है, बोथ एसी एंड डीसी में काम करता है। एसी में फ्रीक्वेंसी है यानी कि भी हमारे पास हिस्टैरिसीस एरर तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। और उसके साथ डीसी है तो वहां पर आपको स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर भी देखने को मिलेगा। और एसी क्वांटिटी मेजरमेंट कर रहा है यानी कि वहां पर रेजिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी मिलेगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस होके टेम्परेचर एरर भी वहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 51 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट हैव द वाइड रेंज देन द इंस्ट्रूमेंट शुड हैव। वाइड रेंज यानी कि जैसा आप लोग कैसे आपको बताऊं कि नॉर्मल अगर आप देखे होंगे, मान लीजिए एक स्कूटी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, एक स्कूटी में जो होता है 120 किलोमीटर तक मैक्सिमम होता है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल ले लीजिए, दो अभी 200 सीसी का मान लीजिए, एक तो मोटरसाइकिल ले लीजिए, उसमें कितने तक होता है 240 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वाइड रेंज हम लोग। ठीक है, वो जो स्पीडोमीटर में जो आपका मेजरमेंट वाला तो रिवीजन नहीं लगा, चलिए ठीक है। तो जितना हम लोग लार्ज क्वांटिटी का रेंज का मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग वाइड रेंज बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल आपको एक तो मोटरसाइकिल गाड़ी का एग्जांपल दिया। इंडस्ट्रियल लाइन में क्या होता है, हम लोग 1,500 एम्पियर, 4,000 एम्पियर, तो इस टाइप का हम लोग इक्विपमेंट लगा के चलाते रहते। तो वहां पर जो स्केल होता है वो आपका लॉगरिदम वाला स्केल होता है। ठीक है, कैसा स्केल होता है, लॉगरिदम वाला स्केल होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं स्क्वायर लॉ स्केल भी होगा। ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेबल करता है। दोनों एक प्रकार का है। ठीक है, दोनों भाई भाई है। ठीक है, फिर भी अगर आप अगर लॉ भी मतलब लॉगरिदम वाला अगर स्केल है इसको लगाइए, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है कि नहीं, तब आप स्क्वायर लॉ स्केल लगा दीजिएगा। ठीक है, दोनों एक मकसद का है। 52 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि ये चारों में से कौन सा एक तो डैम्पिंग टॉर्क का एग्जाम्पल नहीं है। चारों में से कौन सा एक तो डैम्पिंग टॉर्क का एग्जाम्पल नहीं है। कौन सा वाला नहीं है, सबको पता है, ईडी करंट, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है कि नहीं, एयर फ्रिक्शन, ये सब अपने पास टाइप का डैम्पिंग टॉर्क मिलता है। ग्रेविटी कंट्रोल जो होता है ये एक तो टाइप नहीं होता है डैम्पिंग का। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 53 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफर, जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या मेजरमेंट करता है। जैसा एमीटर और वोल्ट मीटर होता है। जैसा एमीटर और वोल्ट मीटर होता है, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या करता है, तो छोटा सा करंट और छोटा सा वोल्टेज को ही वो मेजरमेंट करता है। राइट, एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर कैसे लगाते हैं हम लोग, सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर जो होता है पैरेलल में लगाते हैं। तो सबको ही पता होगा, एमीटर जो होता है बहुत लो करंट, और वोल्ट मीटर जो होता है ये लो वोल्टेज मेजरमेंट करता है। और जो हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सीटीपीटी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये भी उसी को स्टेप डाउन करके यहीं तक लाता है। ठीक है, यहीं तक लाता है, फिर तो हम लोग को देखने को मिलता है सबको मीटर और वोल्टेज। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये देखिए क्या पूछ रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन ए इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट इज अबाउट। कितना होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कितना होता है। थियोरेटिकल वाला चीजें है, याद रखिएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होता है 360 डिग्री नहीं होता है, बार बार बता रहे हैं, बहुत लोग 360 डिग्री लगा के आ जाते हैं। करेक्ट आंसर जो इसका सी है, इसका करेक्ट आंसर 300 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन लोगों ने आंसर दिया। 55 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। डायनामो टाइप मीटर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर प्रोवाइडेड विथ। डायनामोमीटर टाइप जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है आपका, बोथ
एसी डीसी करंट बोथ हो, मतलब बोथ सप्लाई से चलता है, ठीक है कि नहीं। अरे सॉरी, यहाँ पर खाली मूविंग कॉइल आपको दिया है, ठीक है, मूविंग कॉइल दिया है, तो मैं भूल गया था, मूविंग कॉइल यानी कि वो खाली डीसी से ही चलेगा, ठीक है। और इससे जो आपको डैम्पिंग प्रोवाइडेड किया होगा वो वाला अपना एयर फ्रिक्शन वाला डैम्पिंग प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। निमोनेटिक वाला जिसको याद नहीं है रहने दीजिए, जिसको एयर फ्रिक्शन भी पता है काफी है उतना, ठीक है। 56 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि इन which of the following method of speed control of DC series motor, DC series motor पे field ampere turn are adjusted in step by varying the number of turns in included in that of the circuit, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना एम्पियर टर्न होगा, यानी कि मान लीजिए ये वाला एक तो वाइंडिंग है, उस पे हम लोग को मान लीजिए अगर यहाँ पर हम लोग को मिलना चाहिए 20 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट, हम लोग को मान लीजिए कि ये वाला पॉइंटर है, हम लोग मान लीजिए भी हम लोग को 20 वोल्ट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर टैपिंग कर लेंगे। मान लीजिए कि हमको कम करंट चाहिए, तो इसको लाके हम लोग यहाँ कनेक्शन कर देंगे 10 वोल्ट पे, उससे कम तो 5 वोल्ट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टैप्ड फील्ड कंट्रोल, इसको बोलते हैं। इसी प्रकार का हमारा हम लोग एम्पियर टर्न को एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोगों को आउटपुट में वोल्टेज भी कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ एन स्टार्टर इन द डीसी मोटर। डीसी मोटर पे स्टार्टर का क्या काम होता है भाई, ये तो बताने लायक चीजें ही नहीं है, सबको पता है क्या स्टार्टर का काम होता है। स्टार्टर का काम होता है हमारा जो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर लगाते हैं आर्मेचर सर्किट के साथ, ठीक है, ना कि फील्ड सर्किट के साथ, ठीक है। 58 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, वेरिएबल स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद, किससे हम लोग वेरिएबल स्पीड हम लोग को नहीं मिल पाएगा, ठीक है, किससे नहीं मिल पाएगा। वेरिएबल स्पीड हम लोग को सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये अपना VFD का उल्टा होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का एकदम उल्टा होता है, आपका सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर होता है, ठीक है। 59 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, which of the following not is the application of sound DC motor, sound DC मोटर का कौन सा है तो एप्लीकेशन नहीं है, आंखों में दिख रहा है, ब्लोअर, फैन, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड मशीन टूल सारा आपका शॉर्ट वाला होता है। एलिवेटर जो होता है, देखिए एलिवेटर नॉर्मली हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर में इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी जगह आपको देखिएगा डीसी सीरीज मोटर भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो ऑप्शन पे होगा उसी 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 अकॉर्डिंग आप लोग टिक लगा के आ जाइएगा, ठीक है। एलिवेटर डीसी कंपाउंड मोटर भी हो सकता है, डीसी सीरीज मोटर भी हो सकता है, ठीक है। 60 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, डीसी मोटर पे हम लोग स्टार्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी तो हमने बताया कि स्टार्टर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, ठीक है, टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, राइट। 61 नंबर वाला देखिए, इन द आर्मेचर ऑफ द डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में हम लोग को क्या मिल जाता है, आर्मेचर को करंट आने से पहले किससे थ्रू आता है, कम्यूटेटर के थ्रू आता है, ठीक है। कम्यूटेटर को पहले क्या सप्लाई दिया जाता है हम लोगों का, डी डी क्या दिया जाता है, डीसी दिया जाता है, राइट। वही डीसी तो आपका कन्वर्सन कर लेता है आपको एसी को, है कि नहीं। तो आर्मेचर में क्या मिलेगा आपको, एसी करंट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। सिक्सटी टू वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि इंटरपोल को हम लोग द वाइंडिंग ऑफ इंटरपोल इज कनेक्टेड विद डैश विद आर्मेचर,
इंटरपोल को हम लोग आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड करते हैं, इन्हें भी इंटरपोल का सबसे बड़ी बात है काम क्या है, बेहतरीन वाला काम है, क्या करता है हमारा, ये हमारा इम्प्रूव्स द कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन बढ़ाने में ये काफी मदद करता है। ठीक है, तो कम्यूटेशन सर्किट में हम लोग इंटरपोल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और और क्या होता है, इंटरपोल लगाने से जो अब कम्यूटेशन कैसे रहता है, वही जो ब्रश वगैरह लगा होता है तो उसी ब्रश में इतना ज्यादा स्पार्किंग भी नहीं होने लगता है। ठीक है, इतना स्पार्किंग को भी ये लोग रिड्यूसिंग करता है, इसीलिए इंटरपोल जो होता है आर्मेचर का सीरीज में हमेशा कनेक्टेड होता है। ठीक है, 63 देखिए क्या पूछ रहा है, द डी डी इन ए डीसी मशीन द शेप ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, मेन फील्ड फ्लक्स का हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमेशा फ्लैट टॉप्ड नहीं तो ट्रापेजोइडल टाइप का होता है। ठीक है, ये वाला हम पिछले परसों ही आपको बोले थे ना समझाने के लिए, देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, बताते हैं आपको, फिर वो वाला सीरीज जब शुरू होगा तभी आपको सब ये वाला डायग्राम वगैरह करके आपको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, 64 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डीसी वाइंडिंग, इसमें से कौन सा एक तो डीसी वाइंडिंग है। डीसी वाइंडिंग आपका लैप वाइंडिंग होता है। ठीक है, लैप वाइंडिंग होता है, नहीं तो वेव वाइंडिंग होता है। ठीक है, वेव वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ द पैरेलल पाथ इक्वल टू द नंबर ऑफ द, सॉरी, नंबर ऑफ द पैरेलल पाथ इक्वल टू द 2 होता है हमेशा। लेकिन लैप वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ द पैरेलल पाथ इक्वल टू द नंबर ऑफ द पोल्स होता है। ठीक है, और वेव वाइंडिंग बस इतना आप लोग दिमाग में हमेशा रखिएगा, हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लैप वाइंडिंग हाई करंट के लिए। ठीक है, दो चीजें बस दिमाग में रखिए और कुछ नहीं चाहिए। 65 देखिए, पूछ रहा है कि ईएमएफ ऑफ द जनरेटर डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंडेबल करता है, किसके ऊपर डिपेंडेबल करता है, सबको पता है कि होता है P5 ZN/60A होता है, राइट। तो नंबर ऑफ द पोल्स, नंबर ऑफ द पैरेलल पाथ्स, उसके साथ फ्लक्स पर पोल यानी कि फाई, सभी के ऊपर तो डिपेंडेबल करता है आपका ईएमएफ, है कि नहीं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 66 देखिए क्या पूछ रहा है, ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग जो करते हैं ट्रांसफार्मर में से, ट्रांसफार्मर में हम लोग जो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं उससे हम लोग को कौन सा लॉस हम लोग निकालते हैं, उससे हम लोग आयरन लॉस निकालते हैं, यानी कि और क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोर लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, कोर लॉस निकालते हैं। और ये कोर लॉस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है और कौन सा होता है, ईडी करंट लॉस होता है, ईडी करंट लॉस होता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस में हमेशा याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी 1/6 होता है, ईडी करंट में फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता है, बस इतना मोटा मोटा सवाल चीजें है। ठीक है, तो कॉपर लॉस जो होता है ये आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए प्रिफर करते हैं हम लोग, राइट। 67 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोर लॉस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, कॉपर लॉस सबसे ज्यादा होता है, तो कोर लॉस क्या होगा, लेस देन द फुल लोड कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 68 देखिए क्या पूछ रहा है, जब हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तब ट्रांसफार्मर में हम लोग कौन सा वाला साइड को शॉर्ट करते हैं, एचवी वाला साइड या फिर एलवी वाला साइड। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब करते हैं हम लोग एलवी साइड को हम लोग शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और जब ओपन सर्किट हम लोग करते हैं तब एचवी साइड को ओपन करते हैं। ठीक है, दोनों में बार बार कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, वो ओपन सर्किट में एचवी साइड वाला अपना ओपन होता है,
एक मिनट यार।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वेट करने के लिए यार। एक मिनट यार, थोड़ा सा लाइक करवा दो। तो ठीक है, 67 तक गया था ना, ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको ईएमएफ का इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। ईएमएफ का इक्वेशन यानी कि क्या क्या होता है, सभी तो करेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ द टर्न्स, यहाँ पर कितना है आपका फाई, यानी कि फ्लक्स है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर फ्लक्स इनटू करंट को बस आपको यहाँ पर मैंने भी आपको मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर सेकेंडरी साइड का आपका टर्न दिया है, और सेकेंडरी सॉरी आपको नंबर वाला फ्लक्स आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी तीनों ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और बाकी बाकी जो जो चीजें हैं ये तो सभी आपको पता ही होगा। ये वाला क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है। ये नंबर ऑफ द टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ये क्या होता है आपका, फ्लक्स होता है, ठीक है। यही सारी चीजें होता है। 70 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 70 नंबर वाला आपको पूछ रहा है, द मेजर द इंसुलेशन इन द ट्रांसफार्मर, द इंसुलेशन इज बिटवीन। हम लोग इंसुलेशन किसके किसके बीच में रखते हैं, यानी कि जो इंसुलेशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑयल तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है कि नहीं। वो तो कूलिंग रखने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग को, वाइंडिंग वाइंडिंग भी बीच में गैप मेंटेन करने के लिए माइका का होता है, या फिर आप लोग जो अपना नॉर्मल पेपर क्राफ्ट से होता है, एक तो स्पेशल पेपर होता है, उसको सब हम लोग रैप करते हैं वाइंडिंग वाइंडिंग के बीच में, ठीक है कि नहीं। जिससे क्या होता है, दोनों वाइंडिंग के बीच में कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, राइट। तो और बाकी जितना कोर होता है, कोर से ऊपर जो अपना, कोर के ऊपर जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है कि नहीं, उससे और कोर, ठीक है, दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके बीच में भी हम लोग इंसुलेशन रखते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। 71 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द क्रॉलिंग फेनोमेना इन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय। क्रॉलिंग किस लिए होता है भाई, क्रॉलिंग इसको लिख देता हूं भाई, इंपॉर्टेंट है इंडक्शन मोटर के लिए। क्रॉलिंग किस लिए होता है आपका, ड्यू टू द हार्मोनिक्स, ड्यू टू द हार्मोनिक्स के लिए होता है। हार्मोनिक्स में क्या होता है, 1/7 वाला होता है, 1/3 वाला होता है, ठीक है। ये दोनों के लिए जो डिस्टरबेंस होता है, यानी कि जिससे अपना क्रॉलिंग से क्या होता है आपका, लो स्पीड हो जाता है, इंडक्शन मोटर का स्पीड घट जाता है, लो स्पीड ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। अभी यार, ठीक है। क्रॉलिंग क्या होता है अपना, ड्यू टू द हार्मोनिक्स के लिए
1/7 होता है, 1/3 होता है। यही बार बार एग्जाम में आप लोग को पूछता है, ठीक है कि नहीं, कि कौन सा वाला, ठीक है। अभी हमारा किसके लिए आपका क्रॉलिंग फेनोमेना होता है, कि किसके लिए आपका, और एक तो होता है कॉगिंग होता है। क्या होता है? कॉगिंग होता है। कॉगिंग यानी कि क्या होता है, जब आपका दोनों रोटर और स्टार्टर का, जब दोनों आपका टीथ जो होता है सेम सेम या फिर इक्वल हो जाता है, ठीक है, रोटर और स्टार्टर का जब आपका टीथ जो होता है इक्वल हो जाता है, तब आपको कॉगिंग फेनोमेना जगह पे आप लोग को देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, आपको मैग्नेटिक लॉक हो जाता है दोनों के बीच में, ठीक है। और ये दोनों को ही हम लोग नहीं हो जाए, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडक्शन मोटर में स्क्यूइंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? स्क्यूइंग करते हैं, ठीक है। क्रॉलिंग और कॉगिंग ना हो, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्यूइंग करते हैं, ठीक है। तो हुआ भाई बात सबको समझ में? तो क्रॉलिंग से क्या होता है, हमारे बीच में हार्मोनिक जनरेटिंग होता है मोटर पे, ठीक है। 72 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज डिपेंडिंग अपॉन, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंडेबल करेगा? 72 नंबर। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, एस एफ होता है ना, ठीक है। ये जो एस होता है आपका, ये स्लीप होता है, ठीक है। ये जो स्लीपिंग मतलब इंडक्शन मोटर पे जो फ्रीक्वेंसी होता है आपका, ये स्लीप के ऊपर डिपेंडेबल होता है, ठीक है। 73 नंबर वाला देखिए, ये भी तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 74 वाला देखिए, भाई सो यार थोड़ा सा इंटरनेट का इशू। और जो आपका स्लीप होता है और वो जो फ्रीक्वेंसी होता है, दोनों के बीच में आपका जो रिलेशनशिप कैसे होता है, सप्लाई इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। ज्यादा लेंथी हो गया क्या क्लास? यार यार 1 घंटा 40 मिनट बच गया। चलिए ठीक है, तो 80 तक करके ना इसको यही रख लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर रात को होता है तो सेशन को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर कल करते हैं, ठीक है। बाकी 6 क्वेश्चन को हम लोग निपटा देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। 74 में क्या बोला है आपको, जो इंडक्शन मोटर पे स्लीप और फ्रीक्वेंसी का बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, यही होता है आपका, ठीक है, एस इंटू एफ होता है। 75 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पर आपको बोला है सी सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए। सी सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 120 F/P होता है, राइट। तो पोल आपके पास कितना दिया है आपको, यहाँ पर 20 पोल दिया है, देखिए यहाँ पर 20 पोल आपको दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है। तो 120 × 50 डिवाइडेड बाई 20, 20 से काट तो 6, 6 × 5 यानी कि 300 आरपीएम। आया बात सबको समझ में? इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला दिमाग में एकदम सेटअप करके जाइएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 76 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, बस एनएस का फॉर्मूला पूछ रहा है। जो फॉर्मूला हम लोग कहीं पर डाले सी सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए, यही वाला फॉर्मूला बस यहाँ पर आपको पूछ रहा है, यानी कि 120 F/T होता है, ठीक है। 77 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है आप लोग को, पूछ रहा है कि अल्टरनेटर अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर में अगर ऑपरेट करेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग करेगा अगर अल्टरनेटर अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर में ऑपरेट करेगा यानी कि चलेगा, तब आर्मेचर रिएक्शन जो होता है आपका मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर कैसे रहेगा। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, यूनिटी पावर फैक्टर में आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट दिखने को मिलता है। क्या दिखने को मिलता है?
क्रॉस मैग्नेटाइजेशन वाला इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि डिस्टोरेशियल वाला आपको यहीं पर जो है ना आपके पास यहीं पर ए है, ठीक है कि नहीं, वही वाला होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन वाला इफेक्ट होता है, ठीक है। और यानी कि क्या होता है इस पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, यानी कि क्या, जो आपका आर्मेचर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है कि नहीं, वो परपेंडिकुलर होगा आपका मेन ड्रिल फ्लक्स के साथ, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा, अगर लैगिंग पावर फैक्टर होगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा उस जगह पे, डीमैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर लीडिंग पावर फैक्टर देखने को मिलेगा, लीडिंग नॉर्मली ऑल्टरनेटर पे नहीं नहीं देखने को मिलता है, फिर भी लीडिंग में क्या होता है आपका, ये पार्ट मैग्नेटाइजेशन हो जाता है और पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है। यूनिटी पावर फैक्टर में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, और लैगिंग पावर फैक्टर पे आपको डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। 78 पे क्या पूछता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका मेन एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या एडवांटेज है, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है भाई। लो करंट डेंसिटी, एलिमिनेशन ऑफ डिस्टॉर्सिंग हार्मोनिक, हाँ ये तो है भाई, हार्मोनिक के लिए काफी हेल्पफुल करता है, लो वोल्टेज वेवफॉर्म नहीं, लो हीट डिसिपेशन नहीं। और ये क्या क्या करता है आप लोगों के लिए, हार्मोनिक्स को जनरली ये लोग घटाता है। हार्मोनिक्स घटाने से क्या होगा आपको, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगा, और उसके साथ आपको रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन जो होगा ये काफी घट जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, इससे होने से आपका एफिशिएंसी काफी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, और क्या होता है ये बेटर कूलिंग भी होता है, ये एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बेटर कूलिंग के लिए भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर आर्मेचर वाइंडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। 79 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, एक अल्टरनेटर का वाइंडिंग में आपको फ्रैक्शनल पिच आपको दे दिया है 5/6, ठीक है कि नहीं, तो कॉइल स्पान आप लोगों को निकालना है। फॉर्मूला याद है सबको आपको, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग, हमेशा याद रखिएगा, जो फ्रैक्शनल पिच जो होता है आपका 5/6 है, ठीक है कि नहीं, उसके साथ जो आपका फुल पिच, एक मिनट यार पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ नहीं तो आपको याद, कॉइल स्पान इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शनल पिच इंटू क्या था, फुल पिच, ठीक है। फ्रैक्शनल पिच इंटू फुल पिच होता है। फ्रैक्शनल पिच तो हमारे पास है 5/6, फुल पिच कितना का होता है, यही याद रखने वाला चीज है, 180 डिग्री। दोनों काटो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। हुआ भाई, बात सबको तसल्ली हुआ, तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है भाई सेशन का, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इफ द एक्साइटेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग इन पैरेलल विथ अदर अल्टरनेटर, तो एक अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलली दूसरे अल्टरनेटर के साथ चला रहे हैं, ठीक है, और एक्साइटेशन जो होता है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे से, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से काफी ज्यादा ज्यादा एक्साइटेशन कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं यानी कि सिस्टम में हम लोग जो सिस्टम चल रहा है अपना, उससे ज्यादा भार को हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टिव पावर को हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने से तो हमारा बस वोल्टेज मेंटेन होके होता है। हमारा मेन मोटो क्या होता है, जितना भी हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं या फिर एसबीसी लगाते हैं, एक्साइटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, ये सबका होता है कि हम लोग मेंटेन कर पाए अपना एक्टिव पावर को,
ठीक है, एक्टिव पावर यानी कि किलोवाट को हम लोग मेंटेन कर पाए। ठीक है, इसीलिए सिस्टम में हम लोग जितना भार को इंजेक्ट करते हैं यानी कि रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करते हैं हम लोग, उतना ही ज्यादा पावर फैक्टर जो होता है आपका वहां पर आपका वेरी करने लगता है, सॉरी मतलब इंक्रीज होने लगता है। कैसे होने लगता है? जब आपका मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल में क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, तो क्या करता है, रिएक्टिव पावर को पूरा खींच लेता है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को जो भी पूरा खींच लेता है तब वो क्या करता है, आपका नॉर्मल एक्टिव पावर के ऊपर काफी मतलब अफेक्ट डालता है। उससे क्या होता है, पावर फैक्टर अपना बहुत घट जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए सर्किट में हम लोग भार को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। नॉर्मल जैसा कैपेसिटर बैंक आप नहीं पढ़े अभी, कैपेसिटर बैंक में हम लोग क्या करते हैं, वही तो भार तो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, भार ही तो हम लोग इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा। बस इतना आप याद रख लीजिए। हुआ भाई, बात सबको समझ में आया? आई होप कि जितने भी हम लोग पढ़े 80 क्वेश्चन, बहुत सारे जिसको जो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे उसको, उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन तरीके से ये सेशन उनको अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो नहीं रिवाइज किया है अभी तक, अभी भी टाइम है आपके पास, अच्छे से सब क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, और एक बार ये वाला सेशन को रिवाइज लगाइए, सो दैट एग्जाम में जाते हुए अच्छी स्कोर करके आप लोग आ पाए। ठीक है, तो चलिए भाई सेशन को यही रखते हैं। ऑलरेडी 1.5 घंटे का क्लासेस भी हो गया, लेकिन 80 क्वेश्चन हम लोगों ने किए ना। बाकी जो 40-50 है उसको हम लोग देखते हैं, रात रात को करते हैं, नहीं तो सुबह करते हैं। ठीक है।